So there is a very important activity, or we can say a situation is given in front of you here. As you all can see, let's work these out. Now, before doing this, there are a few situations which we can discuss. The first is, look at the picture on the right. As you can see, there is a building, a white color building in front of you. And if you look at the picture carefully, you will also see these slums. You know, Jhopalpatti is called a slum. Now, what is the situation? Look at the picture on the right of you. What should be developmental goals for such an area? A very good question for you guys. Just think कि एक ऐसा situation है आपके सामने. There is a very big building and there are slum areas and poor people living just nearby the building. What would you think? सबसे पहला idea development का ये picture देख के आपके मन में क्या आएगा? Obviously अभी तो मैं आपकी बात सुन नहीं सकती, लेकिन आई मस्ट से कि शायद आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर डेवलपमेंट करना है तो इन झोपड़पट्टी वालों को थोड़ा सा इम्प्रूव करना पड़ेगा. इनकी सिचुएशन अगर हम अच्छे से इम्प्रूव कर देंगे तो मे बी देयर इज अ स्कोप ऑफ डेवलपमेंट फॉर देम, बिकॉज आई थिंक दिस बिल्डिंग इज ऑलरेडी डेवलप्ड. द सेकेंड थिंग इज रीड दिस न्यूज़पेपर रिपोर्ट. अच्छा चलो, अभी हमने इंटरप्रेट कर दिया, बट अब हमारे पास एक्चुअल सिचुएशन दी हुई है हियर इन दिस बॉक्स in the form of a newspaper report, and then answer the questions that follow here. Okay, so I think this is not visible to you, but I will read it for you. Just listen to me carefully. What is the situation? So let's read out. A vessel मतलब कोई भी बड़ा vehicle होता है, container होता है, उसको भी हम vessel कहते हैं. A vessel dumped 500 tons of liquid toxic waste into open air dumps in a city and in the surrounding sea. This happened in a city called Abidjan in Ivory Coast, a country in Africa. The fumes from the highly toxic waste caused nausea, skin rashes, fainting, diarrhea, etc. many other things in the people living in that area. After a month, 7 persons were dead, 20 in hospital, and 26,000 treated for symptoms of poisoning. A multinational company dealing in petroleum and metals had contracted a local company of Ivory Coast to dispose the toxic waste from its ship. Now you know the whole situation. This is a situation of a country in Africa. Now the name of the country is Ivory Coast and the city is Abidjan. वहां क्या हुआ, अब आपने सबने सुन लिया है. 500 टन्स ऑफ लिक्विड, सॉलिड भी नहीं, लिक्विड टॉक्सिक वेस्ट उस सिटी के अंदर और आसपास के एरियाज में, सी के आसपास जो एरियाज थे वहां पर डंप कर दिया गया. उसके जो पॉइजनस सब्सटेंसेस थे उनमें से फ्यूम्स रिलीज हुए जो बहुत टॉक्सिक थे, जिससे लोगों को नोजिया, स्किन रैशेस, फेंटिंग, डायरिया और इस तरह के सिम्टम्स आने लग गए. और एक हफ्ते बाद या लगभग 4 हफ्ते बाद वहां पर 7 लोगों की डेथ हो गई, 20 पीपल हॉस्पिटलाइज्ड हो गए एंड 26,000 का ट्रीटमेंट चल रहा है अभी भी फॉर द सिम्टम्स ऑफ पॉइजनिंग. अब ये सब हुआ क्यों? ये सारी सिचुएशन खड़ी क्यों हुई? क्योंकि एक मल्टीनेशनल कंपनी ने क्या किया, अपने पेट्रोलियम और मेटल्स की जो इंडस्ट्री थी उससे निकले हुए वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए आइवरी कोस्ट की एक लोकल कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया टू डिस्पोज द टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम इट्स शिप. ओके, और उस वेस्ट मैनेजमेंट वाली कंपनी ने क्या किया, उनकी शिप से सारा वेस्ट लिया और लाकर सी के आसपास वाले जो एरियाज थे वहां पर लाके डंप कर दिया. Now there are a few questions upon this situation. First, who are the people who benefited and who are the people who did not benefit? We already know जो रिच पीपल थे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनको पूरा बेनिफिट मिला क्योंकि उनका तो इंडस्ट्री चली रही है, दे आर अर्निंग अ ह्यूज प्रॉफिट. एंड अदर देन दैट उनको क्या चाहिए था, उनको जितना भी उनका टॉक्सिक वेस्ट था उससे छुटकारा मिल गया. दूसरा बेनिफिट किसको हुआ, उस एजेंसी को या कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी को जिसने पैसों के लिए वो सारा जो कचरा था, टॉक्सिक वेस्ट था, लिक्विड वेस्ट, उसको लाके और एरियाज में डंप कर दिया. और किसको बेनिफिट नहीं हुआ, इनफैक्ट हम कह सकते हैं किसको नुकसान हुआ, जान का भी, पैसे का भी, हेल्थ का भी, वो नुकसान हुआ लोगों को जो उस एरियाज में रहते थे. राइट. सेकेंड क्वेश्चन इज आस्क्ड,
what should be the developmental goal for this particular country. इस कंट्री में अभी फिलहाल सबसे बड़ा प्रॉब्लम है द प्रॉब्लम ऑफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट और हेल्थ, जो उनकी कंपनी या जो कंट्री है वहां की जो हेल्थ सिचुएशन है, जो अरेंजमेंट्स हैं हेल्थ इश्यूज के लिए, वो आई थिंक पुअरली ऑर्गेनाइज्ड है एंड देयर आर नो स्ट्रिक्ट रूल्स फॉर डंपिंग सच टॉक्सिक वेस्ट इन दैट एरिया. So these things should be rectified in these areas and this should be the developmental goal of that particular country in this scenario. Now the third question, the third situation which here it is asked, what can be some of the developmental goals for your village, town or locality? You give a thought at it कि आप कोई particular locality में रहते हैं या town में रहते हैं या village में रहते हैं, तो वहां के हिसाब से उस जगह के डेवलपमेंटल गोल्स क्या होने चाहिए. जस्ट थिंक अबाउट इट. ओके dear students, now we come to the next topic, that is how to compare different countries or states. You must all have heard many a times that India is a developing country and India is developing at a very fast pace or speed. And you must have already heard many times that America is a developed country, London is a developed country, Australia is a developed country, New Zealand is a developed country, and Pakistan is a developing country, and there are many countries in Africa which are underdeveloped. तो जब हम ये डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्रीज एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की बात करते हैं, तो why are we calling them such and on what factors, हम किस चीज के बेसिस पे बोल सकते हैं कि कोई कंट्री डेवलप्ड हो चुकी है, डेवलप हो रही है, या अभी डेवलपमेंट उसमें चालू ही नहीं हुआ है, अंडर डेवलप्ड है, बहुत नीचे है अभी. सो यही चीज अब हम आगे के सेक्शन में पढ़ने वाले हैं. एंड लेट अस रीड नाउ. When we compare different things, they could have similarities as well as differences. जब भी हम कोई दो चीजों के बीच में कंपैरिजन करते हैं, हमने अभी तक बहुत जगह डिफरेंसेस पढ़ रहे हैं, साइंस में, मैथमेटिक्स में, इंग्लिश में, एसएस में, एंड वी ऑल नो कि कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जब हम उनको कंपेयर करते हैं तो उनमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज भी होती हैं और बहुत सारे डिफरेंसेस भी होते हैं, राइट? Which aspects do we use to compare them? Let us look at the students in the class itself. तो ये हम समझ सकते हैं एक बहुत सिंपल से एग्जाम्पल से, है ना? And let us look at the examples, and the examples are the students in the class itself. How do we compare different students now? अभी सब कहते हैं कि बच्चों को कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन एक बार करके देख लेते हैं. They differ in their height. Okay, अगर हम फिजिकल बिल्ड पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो देयर में बी मेनी मेथड्स ऑन विच वी कैन डिफरेंशिएट. ठीक है, सबसे पहला मेथड लेते हैं उनका फिजिकल बिल्ड. तो उन सबकी हाइट अलग होगी, सबकी हेल्थ अलग होगी, टैलेंट्स अलग होंगे, इंटरेस्ट अलग होंगे, राइट? तो दीज आर द बेसिस डिफरेंट पॉइंट्स ऑन विच वी कैन डिफरेंशिएट द स्टूडेंट्स. Same way, there may be many different aspects on the basis of which two or many different countries are compared. Now, यहीं पर वापस से घूम के आते हैं. If there is the healthiest student, हो सकता है कि वो सबसे हेल्दी है, but may not be the most studious one. Yes, the most intelligent student may not be the friendliest one. और ऐसा अक्सर होता है वैसे, not always but many times. So how do we compare students then? The criterion on which we depend on the purpose of comparison, we use different criterion to choose a sports team, a debate team, a music team, or a team to organize a picnic. Still, if for some purpose we have to choose the criterion for all-round progress of the child or the children in the class, how shall we do it? So usually we take one or more important characteristics of persons and compare them based on these characteristics. किसी भी एक कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, वो फेयर ही नहीं होगा, वो बहुत अनफेयर होगा, राइट? तो हम बहुत सारे डिफरेंट पॉइंट्स ले लेते हैं और उनके बेसिस पे कंपैरिजन करते हैं. ऑफ कोर्स देयर कैन बी डिफरेंसेस अबाउट व्हाट आर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट शुड फॉर्म द बेसिस ऑफ कंपैरिजन. अब ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट की बात होती है कि कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है कंपैरिजन के लिए और कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है. फ्रेंडलीनेस एंड स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, क्रिएटिविटी, मार्क्स सिक्योर्ड, ये सब डिफरेंट पॉइंट्स हैं. कुछ बच्चों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है फ्रेंडलीनेस, किसी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं मार्क्स, किसी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्रिएटिविटी, है ना? तो अब ये भी एक कंफ्लिक्टिंग चीज है
सो देयर आर ऑलवेज कन्फ्लिक्ट्स, लेकिन इन कन्फ्लिक्ट्स के साथ ही हमको जीना है और एडजस्ट करना है और सॉल्यूशंस निकालने हैं. So this is true for development also. For comparing countries, their income is considered to be one of the most important attribute. Countries with higher income, जिन countries की income higher होती है, they are usually called as developed or more developed than the other countries which have less income. लेकिन हम खाली इनकम के बेसिस पे कंपैरिजन नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट है. ठीक है. नाउ दिस इज बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट मोर इनकम means more of all things that human beings need. Whatever people like and should have, they will be able to get with greater income only. So greater income itself is considered to be one important goal. क्योंकि अगर हम हेल्थ की बात करें, फाइनेंस की बात करें और स्पोर्ट्स की बात करें, एजुकेशन की बात करें, फेस्टिवल्स की बात कर लीजिए, कोई भी चीज लीजिए, आज के जमाने में हर चीज में अगर आगे बढ़ना है तो हमें चाहिए इनकम. ठीक है. इसीलिए इनकम को हमें बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जैसा कंसीडर करते हैं व्हेन वी आर कंपेयरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री. गेट इट. नाउ व्हाट इज द इनकम ऑफ अ कंट्री. अब हम कैसे कैलकुलेट करें. इंट्यूटिवली, मतलब सबसे पहले तो हम यही सोचेंगे, दिमाग में यही आएगा जब हम कंट्री की इनकम की बात कर रहे हैं, दैट द इनकम ऑफ अ कंट्री इज द इनकम ऑफ ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री. कंट्री में जितने भी लोग रहते हैं उन सबकी जितनी भी इनकम है वो ही इनकम कंट्री की इनकम होती है. This gives us the total income of the country. लेकिन, however, for comparison between countries, total income is not such an useful measure because कुछ लोगों की इनकम ज्यादा होती है, कुछ लोगों की कम होती है और कुछ लोगों की तो होती ही नहीं है. समझ में आया. तो हम क्या करते हैं, since countries have different populations, किसी कंट्री में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है जैसे इंडिया की, तो ऑब्वियसली इंडिया की इनकम बहुत ज्यादा है, लेकिन उतना पैसा डिवाइड भी तो हो जाता है. ठीक है. Comparing total income will not tell us what an average person is likely to earn. Are people in one country better off than others in a different country? Hence, we compare the average income. हम total income नहीं लेते, हम लेते हैं average income. अब ये average income क्या होता है? This is very important. I have highlighted it here in yellow and red. Please mark it in your books. Average income is the total income of the country divided by the total number of people in that country. That is total income divided by total population of the country. The average income is called as per capita income also. Okay. But there are some issues with this per capita income also, which we are going to discuss in further coming sessions. In World Development Reports bought out by the World Bank, this criterion is used in classification of countries. Countries with per capita income of US dollars 12,056 per annum, मतलब average per person एक साल में 12,056 या 12,056 US डॉलर्स अर्न कर रहा है, तो हम कहेंगे कि वो एक रिच कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री है. And above in 2017, तो ये 2017 में कंसिडर किया गया था, they are called as rich countries, and those countries with per capita income of 955 US dollars or less than that are called as low income countries. India comes in the category of low middle income countries because its per capita income in 2017 was just 1,820 US डॉलर्स पर एनम. ठीक है. अब ये जो 1,820 US डॉलर्स है, ये 12,000 से तो बहुत कम है, लेकिन ये 9,055 से ज्यादा है, तो हम बहुत पीछे भी नहीं है, एंड वी आर वेरी कॉन्स्टेंटली प्रोग्रेसिंग. द रिच कंट्रीज एक्सक्लूडिंग कंट्रीज ऑफ मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को अगर हम निकाल दें, फॉर एग्जाम्पल दुबई, मस्कट एटसेट्रा, and certain other small countries, they are generally called as developed countries. Okay. Now dear students, to understand the concept of average income, there is a very basic example given here. It is actually a comparison of two countries. You can see country A, country B, है ना. और यहाँ पर जो टेबल आपको दिख रही है, इसमें उस कंट्री की मंथली इनकम्स दी हुई है सिटीजन्स की, and this is a very old
data, but it is just for your reference कि आप एक बार try करें. This is the income of first month, second month, third month, fourth month, fifth month. अब आपको क्या करना है, इन सब का एवरेज निकाल के यहाँ पर नोट डाउन कर लेना है. And while average income is useful for comparison, it does not tell us how this income is actually distributed among the people. So this point here is of mention कि हमें नहीं पता होता कि किस बंदे को कितने रुपए एक्चुअली कंट्री में मिल रहे हैं. ठीक है. And for this there is a very good cartoon given over here for you. This cartoon is actually depicting two types of countries. मान लीजिए कि दो तरह की कंट्रीज हैं. एक कंट्री ऐसी है जहां पर कोई रिच कोई पुअर नहीं है, जो भी कमाया जाता है सब में बराबर बांट दिया जाता है. ठीक है. तो यहाँ जो है लोग, सपोज आप मान लीजिए देर आर 4 chairs and there are 5 people, but all of them are sharing the space. Yes or no? And it is written here, let me read it for you. We made the chairs and we use them equally. This is equal distribution. Everyone is happy. And on the contrary, there is another country with many poor and a few rich people, जहाँ पर मेहनत सब करते हैं, और देखा जाए तो सबसे ज्यादा मेहनत ये पुअर लोग करते हैं, लेकिन बिल्कुल भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है. As you can see in the cartoon, this one alone rich person is sitting on 4 chairs. सब हड़प के बैठा है और यहाँ बेचारे 4 लोग 2 कुर्सी से काम चला रहे हैं. This is called as unequal distribution, where rich and poor are formed. Okay, and it is written here, I'm reading for you that we made the chairs. These poor people, they are saying that we made the chairs and he took them. Okay, this is called as unequal distribution, and this is obviously a topic to debate, but in later on sessions. So there are a few questions given out here. Let's work these out. These are for your homework, very important. From these, the first, second and third questions are very important. These you have to attempt and write down in your notebooks. Okay. Dear students, now we will discuss the topic income and other criteria in the first chapter of our economics textbook, that is development. So far we have discussed many things like how different types of things and different criteria are important for the development of any nation, economic development of any nation, and how economic development is important. Now we'll look to some other criteria and in detail about the income and these topics, how these topics are related to the development of a country. Let's read. When we look at individual aspirations and goals, we found that people not only think of better income, but also have goals such as security, respect for others, equal treatment, freedom, etc. in mind, which we already studied. Similarly, when we think of a nation or a region, we may, besides average income, think of other equally important attributes. This means that always the average income is not the important attribute. There are certain other things also which are very important when we think about the development of a nation. What could these attributes be? And let us understand this with the help of a few examples which are given here. There is a table 1.3 which is given, as you can see here on the top right hand side column. This table gives the per capita income of 3 states of India, that is Haryana, Kerala and Bihar. When you closely observe the incomes or per capita income means total income of that state divided by total population of that state. And this is the data from the year 2015-16 in rupees. Per capita income मतलब approximately एक person average on an average इतने rupees per year कमाता है. That is 1,80,174 in Haryana. Kerala में per capita income है 1,63,475 and in Bihar it is 34,409. So when we look at this data, we are very clearly looking here that the most income, per capita income is in Haryana, right? And the least income is in Bihar. So just imagine कि बिहार में अगर per capita income सिर्फ 34,409 है, तो it is a very poor condition for the people living there. Actually, these figures are of per capita net state domestic product
at current prices for 2016-17 as it is specified here. Let us ignore what this complicated term exactly means. ये जो हमने अभी term पढ़ा per capita net state domestic product, पर हम अभी इस term में detail में नहीं जाएंगे. हम मान लेते हैं we can take it to be the per capita income of the state. We find that of the three, Haryana is at the highest per capita income and Bihar is at the bottom. This means that on an average, a person in Haryana earns 1,80,174 and in Bihar, the one person on an average earns only 34,409, which is very, very less. So if the per capita income were to be used as measure of development, तो हम ऐसा कहेंगे कि हरियाणा तो बहुत अच्छी डेवलपमेंट कर रहा है, लेकिन बिहार डेवलप नहीं कर रहा है क्योंकि उसकी per capita income बहुत कम है. It is the least developed state of the three states which are given here. पर ये तो सिर्फ एक ही बात हुई. We have certain other factors also to consider when we consider development. And there is another table given in front of you, that is table 1.4. If you can visibly see here, this table is about some comparative data on Punjab, Kerala and Bihar. पंजाब कह सकते हैं या फिर आप हरियाणा ले लीजिए, हरियाणा पंजाब के आजू बाजू ही आता है. तो हरियाणा, केरला एंड बिहार, the three states are given here. The first column is giving us the infant mortality rate per 1000 live births. इसका मतलब होता है, नीचे आपको डेफिनेशन भी दी हुई है here. Infant mortality rate का मतलब होता है, it is the number of children that die before the age of 1 year as a proportion of 1000 live children born in that particular year. कोई particular year में अगर 1000 live children born हुए हैं तो उनके सामने कितने children की death हुई है, this is called before the age of 1 year. This is called as infant mortality rate per 1000 live births. This is the data from year 2017. तो हरियाणा में infant mortality rate per 1000 live births, तो अगर 1000 births हुए तो उसमें 30 children dead हैं या मर जाएंगे पैदा होने के बाद before they complete the 1 year of age. In Kerala it is 10 and in Bihar it is 35. When we talk about the literacy rate percent, which is from the year 2011 data, we have Haryana mein literacy rate is 82%, in Kerala it is 94% and in Bihar it is 62%. So Bihar is the least of all here also. And the last column is about net attendance ratio. Net attendance ratio at the secondary stage in schools per 100 students या persons school में secondary stage पे कितने बच्चे present होते हैं, attendance देते हैं, that is the students between the age group of 14 to 15 years. This is the data taken from the year 2013-14 and we can say the attendance is most in the state of Kerala, that is 83 students per 100 students are present. In Haryana it is only 61 and in Bihar it is only 43. So we can see here very clearly that Bihar is lagging behind in all the aspects of the measures which we use to measure the development of a country.